नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और एक खास पॉडकास्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। और नाम बताने से पहले, कुछ और कहने से पहले, मैं चाहता हूं कि इन लोगों से कह दूं कि भैया जरा इस तरफ ध्यान दे दो। हमारा नाम कन्हैया। हाँ, अच्छा, आप ही का नाम है कन्हैया? नहीं, हमारी फिल्म का नाम है कन्हैया। अच्छा, आपके नाम फिल्म का नाम है कन्हैया? ये तो बिल्कुल, हमारा नाम बा कन्हैया। ये कलाकार और साथ ही साथ मेकर्स की पूरी टीम है। फिल्म रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। कब रिलीज होगी, कहां रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, कितने स्क्रीन पे रिलीज होगी, इन तमाम सवालों के साथ हम आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। विशाल भाई, आपसे शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले कि नाम बड़ा शानदार है, हमारा नाम बा कन्हैया। इसके टीजर आ गए, ट्रेलर आ चुका है, तमाम लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी। हमारा नाम बा कन्हैया, सबसे पहले तो ये नाम ही अपने आप में बड़ा यूनिक है। जी। कैसे शुरू हुआ, ये कैसे नाम मिला? ये कहानी को रिप्रेजेंट करता है। तो कन्हैया से ज्यादा किसी ने रासलीला खेली नहीं। कोई भी लीलाएं जो सबसे ज्यादा खेली गई है कन्हैया के द्वारा खेली गई है। वो पहले आदमी थे जिन्होंने खुद बोला था कि मैं भगवान हूँ। तो मेरा किरदार कहीं ना कहीं उनकी लीलाओं को पकड़ के चल रहा है। ठीक है, इसीलिए नाम कन्हैया है। जी। अच्छा, मैं एक चीज और देखी मैंने कि एक विजिटिंग कार्ड दिनेश भाई के हाथ में है, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, दिनेश लाल यादव निरोगा, उनके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड है इस तरह से, और उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ है। वो नंबर किसका है? ये नंबर हमारे जो पब्लिसिटी डिजाइनर है नसू जी, उन्होंने डाला है। हमको पता नहीं किसका है। जिनका हो उनको शायद बहुत सारे फोन गए होंगे। तो नहीं भी किए तो लोग लोग कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अब वो किसका नंबर है हमें भी नहीं पता है। तो मतलब रैंडम नंबर है किसी का? बिल्कुल रैंडम नंबर है। किसी ने डायल करके देखा भी नहीं होगा, और जो देखा होगा तो शायद बता सकता है। शायद मेरे ख्याल से नंबर भी ज्यादा है। अच्छा, नहीं बराबर 10 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट ही है, बट आई थिंक किसी का नंबर ही है, किसी का नंबर होगा। तो ऐसा है कि कोई कन्हैया से अगर किसी ने फोन किया हो उस नंबर पर, अगर किसी को कन्हैया नहीं मिला हो, कोई और मिला हो, तो वो बता सकता है, जवाब दे सकता है, और बताएगा कि भैया कन्हैया नहीं मिला तो कौन मिला। राधे श्याम मिला, कृष्णा मिला, राधा मिली। हो सकता है नसू जी ने अपनी पब्लिसिटी लिख किया हो। हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि उन्होंने अपना ही नाम डाल दिया, अपना ही नंबर डाल दिया हो कि कम से कम मेरे पास ही लोग आ जाए, फोन करेंगे भैया कन्हैया से बात करनी है, तो पता चला कि वही बोल रहे हो। समझ भाई, आपसे सवाल है कि बड़ा शानदार, आप इंस्पेक्टर वाले किरदार में बहुत शानदार लग रहे हो। शुक्रिया। और कई बार मुझे ऐसा लगा ट्रेलर देख के कि आप सही में मांगना शुरू कर दोगे। जिस तरह का वो किरदार का एग्रेशन दिखता है। कैसे ये फिल्म आप तक आई? बेसिकली आप फिल्म तो शायद फिल्में नहीं करते। हाँ जी, ये मेरी पहली फिल्म है, और सेम लुक था जब मैं सर से मिलने गया तो सर ने कहानी सुनाई। कहानी बहुत अच्छी थी और थोड़ा सा अलग है। जो भोजपुरी सिनेमा हम लोग देखते आ रहे हैं और जिस तरीके का माहौल है उससे हट के थी। और जैसे फिल्म में कोई गाना नहीं, सिर्फ एक गाना है जो कि फिल्म की रिक्वायरमेंट है, और कोई ऐसा हीरोइन है, वो किरदार हीरोइन है, ऐसे जबरदस्ती नहीं रखा गया, तो बड़ा अच्छा लगा। और शूट बहुत अच्छे से किया सर ने। फिर तो इस लुक पे जब मुझे मिला तो मैंने कहा, सर से मेरा यही था कि सर आप जो कहानी आपने जो सुनाई और इंस्पेक्टर है जो करना था, तो आपको लगता है कि मैं इस पे जाऊंगा? तो सर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ तुम अच्छा करोगे। सो फिर उसके लिए मैंने खुद की एक प्रिपरेशन की कि कैसे करना है, पर लुक पे काम किया, और फाइनली वो कैरेक्टर वो ऐसा निकल के आया। तो सर ने पहली बार जब इंट्रोडक्शन कराया मुझे, तो सेम दिनेश जी ने भी यही कहा कि यार बड़ा खतरनाक लुक लग रहा है, तुम तो 2 मिनट में सारा केस सॉल्व कर दोगे। तो वाह, शानदार। पहली बार जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ लोग आपको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, या थोड़ा सा उन्हें एक्सेप्ट करने में समय लगता है? आपका क्या एक्सपीरियंस था समय में? अभी ये तो अब आम जनता जो हमारे दर्शक हैं वो बताएंगे, क्योंकि पहली बार मैं आ रहा हूँ इस पे और मैंने काम अच्छा किया है। ये मेरा मानना है। जैसे जिन लोगों ने ट्रेलर देखा उन्होंने बोला, एक आप जो कैरेक्टर है उसके साथ आप जस्टिफाई करते हो, उस किरदार से लोगों तक पहुंचने का मैंने काम किया है। लोग देखेंगे तो उस किरदार के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सब सराहेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी जनता बताएगी। रिलीज होगी, रिलीज के बाद एक बेहतर रिस्पांस जो होगा वो पता चलेगा कि क्या है कैसा है। शूट करने के दौरान जब मैं बात कर रहा हूँ, शूट के दौरान जब बाकी लोग रहे होंगे, क्रू रहा होगा, बाकी एक्टर्स रहे होंगे जो भोजपुरी में बड़े, संजय पांडे, आयास खान जैसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 100+ मूवीज की है, 200 फिल्में करके जो आ गए हैं, 500 फिल्में। थैंक यू विशाल जी करेक्ट करने के लिए।
500 फिल्में करके जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कैसे स्वागत किया आपका? सब बहुत अच्छे थे, मतलब फिल्म का एक जो सेट का माहौल था बहुत कमाल का था। एक मिनट में बात काटूंगा। ये रोल संजय पांडे करना चाह रहे थे। अच्छा, ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है, वो सुनेगा तो मुझको बोलेगा नहीं। ये करना वो चाह रहे थे, तो मैंने उनको बोला नहीं यार तुम नहीं सूट करे, बैठ लो इसमें। अरे मैं कर लूंगा यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं भाई तुम मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो फिर जब ये आया, फिर वो अपनी फिल्म के अपने जो रोल उन्होंने किया उसकी डबिंग करने आए, तो उन्होंने का काम देखा, कह नहीं यार तेरी कास्टिंग परफेक्ट थी। तो ये उस आदमी का भी बड़प्पन है। हाँ, एक्सेप्ट किया। हाँ, एक्सेप्ट किया उस आदमी, और सबने बहुत पसंद किया। स्वागत है आपका भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में। शुक्रिया भाई। अमृता से सवाल है, अमृता पाल जी। यस। भोजपुरी सिनेमा में ये आपकी भी पहली ही फिल्म है, आपके बारे में जरा बताइए ऑडियंस को, क्योंकि इससे पहले हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप कहाँ से आते हो और फिल्म में आप रिपोर्टर प्ले कर रहे हो, राइट? बताइए। फिल्म में मेरा कैरेक्टर रिपोर्टर का है, उसका नाम मीरा है, और बेसिकली मैं बिलोंग यूपी लखनऊ से करती हूँ, और मैं थिएटर बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, और मैंने कई सारी हिंदी फिल्म्स करी हैं, 3-4, और दिस इज़ माय फर्स्ट भोजपुरी फिल्म। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर के प्रोडक्शन में, और हमारे डायरेक्टर सर के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर के साथ मेरी ये दिस इज माय सेकंड फिल्म। अच्छा, एक और फिल्म आपने की हाँ के जी, साथ। हाँ जी। और हमारा प्रोडक्शन पेमेंट मास्टर अच्छा है। अच्छा, पैसे टाइम पे दे देता है। मैं इसको जरूर बोलूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल। एकदम सॉरी, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां है। भ्रांतियां क्या है कि जब मैं पहली बार मुझे सर ने ऑफर किया, तो पहली बात तो भोजपुरी का एक थोड़ा सा वो है ना कि यार बहुत वो सबको पता है कि तो भोजपुरी फिल्म में थोड़ा सा यार वल्गर होता है, गाने बहुत, एक कहानी नहीं होती है और कुछ भी। सो उसको जब कहानी सुनी तो ब्रेक किया। दूसरा एक ये था कि मैंने कहानी सुनी तो बहुत सारी, जैसे आप किसी फिल्म आपको कोई पहले कोई प्रोजेक्ट मिला तो आप क्या करते हैं, आप पूछते कि यार भाई ये मिला है, आप इतने दिन तक इसे इंडस्ट्री में दिया है, ये मेरे लिए बेहतर कदम होगा या नहीं होगा, क्योंकि कहानी अच्छी है, डायरेक्टर बहुत सेंसिबल है, फिर भी क्या करना चाहिए। सो बोले यार देख लो ऊपर से क्या होता है कि वहाँ का ट्रीटमेंट थोड़ा सा बेहतर कम होता है, क्योंकि कुछ ऐसे आपके मित्र होते हैं जिन्होंने काम किया है, तो उन्होंने बोला ट्रीटमेंट थोड़ा सा बेहतर कम होता है, और पैसों को लेकर जरूर जागरूक रहना, पैसे बहुत कम मिलते हैं और मिलते भी नहीं। सो मैंने कहा यार ठीक है। तो अच्छा, सर के साथ जब मुलाकात हुई, सर ने कहानी सुनाई, कैरेक्टर सुनाया, सब कुछ बहुत अच्छा था। इसके बाद जब आया तो मैं आपको बता दूं, शायद इसके थ्रू में बताऊंगा कि गिरिराज प्रोडक्शन से मिस्टर मुकेश जी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, सर्वे सर्वा हैं, मुझे एक बेहतर पेमेंट मिला, जो मुझे बहुत अच्छा पेमेंट मिला, और मतलब कहते हैं ना कि एक बार में आपको भटकना नहीं पड़ा, टाइम में मिल गया। हाँ, मतलब बहुत ही टाइमली, मतलब मुझे कहना नहीं पड़ा, मैंने इधर ओके बोला, उधर मेरे पास पेमेंट आ गया, मैंने कहा क्या बात है, कमाल। मतलब बड़े बड़े हिंदी फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउस है वो सब बेहतर मुझे ट्रीटमेंट मिला, और बहुत ट्रीटमेंट शूट में यहाँ ऑफिशियल बहुत कमाल था। हाँ, तो अमृता, आप जब इस फिल्म के लिए आपकी कास्टिंग कैसे हुई, आप कैसे ये रोल आप तक पहुंचा कि भाई जो रिपोर्टर मीरा है वो आप ही प्ले करेंगे? आप भी कुछ संजय पांडे की तरह इंस्पेक्टर वगैरह तो नहीं बनना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रोल मेरे को बाय लक ही मिला। अच्छा। सर से मेरी मुलाकात बाय लक ही हुई, कोई एक दिन पहले शायद कास्ट हुई थी मैं, शूट कंटिन्यू चल रहा था, और जब मीरा का कैरेक्टर शायद ये लोग ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, तो उनके सर के पास मेरा प्रोफाइल पहुंचा होगा, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, तो बाय लक ही मुझे मिला। एक दिन पहले मैं कास्ट हुई हूँ मीरा के लिए, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, सर ने फाइनल किया, उसके नेक्स्ट डे सेट पे ही हुई थी। सेट पे मुलाकात हुई सीधे? वाओ। आई गेस ये मलियाबाद में शूट चल रहा था, मैं वहां पर ही मीटिंग करने के लिए गई थी, तो सर से मुलाकात हुई, अच्छा लगा बात। एक्चुअली बीइंग एन फीमेल एक्टर बहुत बड़ा स्टेप था भोजपुरी के लिए ये, क्योंकि माइंड में बहुत सारा ऐसा रहता है कि क्या ये भोजपुरी को हमेशा नेगेटिव उसमें दिखा गया है कि अच्छी फिल्म है, क्लीन है कि नहीं है, स्क्रिप्ट कैसी है, बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ कि कुछ भी गंदा माहौल है या कैसा है। प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, हमारे जो टीम के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और वो जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट वाली बात होती है, एक कंफर्टेबल होने वाली बात होती है, वो मुझे फील हुई वहाँ पर, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है विशाल जी और आप तमाम लोगों को, कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग हैं जो इसी इंडस्ट्री में रहते हैं, इसी की खातिर इसकी बहुत बुराई भी करते हैं, बाहर लोगों को भड़काते हैं, रूमर्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे अभी समर भाई बताया, अमृता, ये लोगों की पहली फिल्म है ये, ऑब्वियसली इनके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जो इन्हें बताया गया होगा, इसी तरह की इनके मन में इमेज रही होगी, एक छवि बनी रही होगी कि तो इंडस्ट्री ऐसी है, ये तो ऐसा करती है, और ये लोग जब खुद आए आपके साथ काम किया, मुकेश जी के साथ काम किया, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है।
एग्जैक्टली सच इससे नहीं, इसका मैं आपको बोलूंगा एक मिनट कि मैं असिस्टेंट था, तो मैं एक बार कादर खान साहब से मिला था, तो इसी तरह की बातों पे कुछ जिक्र चल रहा था, तो उन्होंने बोला था देख बेटा विशाल, इंडस्ट्री एक गोला है और जो लोग बाहर है ना, जो उस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनकम हो रही है, हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में भी हो, कुछ बड़ी जगह पे बैठे हो, वो इंडस्ट्री के बाहर वाले उस गोले के अंदर नहीं है, और वही लोग हैं जो इंडस्ट्री की बुराई करते हैं। वो गोले वाले में अपने काम में बिजी रहता है, उसको ये अंदर के जो कम्युनिकेशन है जो उनमें बिजी रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बाहर से आके बिचिंग करे, कुछ भी करे। तो ये बाहर के लोग हैं जो इंडस्ट्री में होते ही नहीं। मैं पॉडकास्ट में बोला था कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम लोग बोल रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री तक फॉर्म ही नहीं हो पाई है। जब हम आज तक हिंदी को भी अपनी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिलवा पाए, तो भोजपुरी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। हम लोग ने सबने अपने अपने एक शॉप्स खोल रखे। इंडस्ट्री तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज होता है, तो हम लोग सबने अपने अपने शॉप खोल रखे, हम लोग अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने अपने घर चला रहे हैं। कला कभी भी घर चलाने के लिए नहीं बनती। पहले भी लोग बोलते थे कला और साहित्य का जो काम होता है, ये फक्कड़ लोग होते हैं या रईस लोग होते हैं। वो दिल से रईस हो या फक्कड़ हो, वही लोग कला में आते हैं। हमारे यहाँ सब लोग, मैं हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम सब जगह हिंदी में भी आज जो आज आप देख ही रहे हैं, सब चीज़ों से चल रही हैं, हिंदी में भी कहीं ना कहीं वो जो बिजनेस माइंड घुसा है, कला बेचारी बाहर चली गई है। कला मदमस्त होती है, वो नियम कानून से नहीं चलती। इसके बहुत बड़े उदाहरण है डॉक्टर साहब, इनके पास मुझे 4-4 महीने बैठना पड़ता, तब गाना लिख के देते हैं। हाँ, तो अगला सवाल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा आरोप है कि भाई 4-4 महीने बिठाकर आप एक गाना लिखने के लिए 4-4 महीने डायरेक्टर साहब को बिठा लेते हैं। नहीं, वो भाईचारा, खाना भी खिलाते हैं। खाना भी खिलाते हैं। एक्चुअली भोजपुरी को लेकर के, मैं बलिया का रहने वाला हूँ और बचपन से भोजपुरी ही लिख रहा हूँ। यानी मैं दूसरी कक्षा से मैं भोजपुरी गीत लिखना शुरू किया था, और जब मैं 6वीं क्लास तक पहुँचा तो मेरे लिखे गीत रेडियो स्टेशन से गाए गए थे। और तो मैं मुसलसल लिखता रहा, और मैं साथ साथ अपने बारे में भी बताता चलूँ ताकि पता चले कि मेरे करियर का क्या क्या हिसाब किताब रहा है। तो मैं बचपन से लिखता रहा और खूब लिखा। लोक जीवन में अभी भी मेरे गीत बिखरे पड़े हैं। जाएंगे तो उधर जो बच्चे स्कूलों में गा रहे होंगे, अभी 2-4-10 कॉलेज स्कूल में, वहाँ मेरे 30 बरस पहले के लिखे गीत होंगे जो बच्चे गा रहे होंगे। तो मेरा सपना था कि मैं फिल्मों में गीतकार बनूं। और जब मैं गांव में था, एक फिल्म आई थी रंग, वो आई थी और गाना था, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तो एक बार मैं सोचा कि यार सिर्फ भोजपुरी से काम नहीं चलेगा, मुझे हिंदी भी लिखना चाहिए। बट एक और ख्वाहिशात मेरे साथ साथ जर्नी कर रही थी कि मैं पीएचडी करना चाहता था। मैं इतनी पढ़ाई करना चाहता था कि मुझे भारत सरकार में अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो मुझे अपने बड़े परिवार में 4 भाइयों में पढ़ने लिखने में मैं ही निकला। तो मैं चाहता था कि मैं इस पोस्ट पे रहूं कि मैं ये काम करूं और सिनेमा का भी काम करूं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैं बलिया से बीएचयू आ गया, बीएचयू से जेएनयू पहुंचा और जेएनयू से एमए एमफिल पीएचडी पूरी की। मेरे साथ के जितने साथी थे वो सब आईएएस आईपीएस प्रोफेसर बनते गए, मैं रह गया। मैंने सारे दोस्तों को बोला कि यार मुझे गीत लिखना है, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। पैसा बिल्कुल अपने पास एक भी पैसे नहीं थे। मैं मुंबई आ गया और दोस्तों का सपोर्ट मिला, और जितने हमारे साथ अभी रांची का नाम लिए, वहाँ के आईजी भी हमारे क्लासमेट हैं, तो तमाम लोग ब्यूरोक्रेट बने और वो सब बने, उनका सपोर्ट मिला। और फिर मैं भोजपुरी करना चाहता था, लेकिन जब इंडस्ट्री में आया, जो सवाल अभी आपने इनसे किया, और अभी जो अमृता ने और समर बोले कि नए हैं और शुरू हुआ,
एक्चुअली ये ऐसा सबके साथ नहीं है जो अमृता और समर ने बात रखी है। एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री की जो शिकायतें हैं वो बहुत वाजिब हैं। अब विशाल वर्मा की तरह हर डायरेक्टर नहीं है, इनकी तरह से, मुकेश भाई की तरह से ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है। ये जिस सम्मान के साथ एक गीतकार को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछता है, गाना किसने लिखा है कोई यहाँ बैठने भी नहीं देगा। ये विशाल वर्मा हैं और मुकेश हैं कि जिनकी वजह से हम स्टार के साथ, जो हमारी फिल्म के बड़े कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसके बीच में भोजपुरी के गीतकार को बिठाया गया है। आप यह मंच कहीं नहीं देख सकते। बहुत शानदार, बहुत कमाल चीज। लेकिन सर आप इसे डिजर्व करते हैं, इतने सालों में आपने कमाया है, आपने बनाया जी है। तो उसमें डिजर्व में भी देखिए, मैं बहुत कम भोजपुरी में देखा कि बजट कम था, बजट कम है भोजपुरी गानों का, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता था क्योंकि बॉम्बे में रहने के लिए पैसे चाहिए और एक बड़े परिवार का अकेला कमाने वाला, 20 मेंबरान का अकेला कमाने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ मोहब्बत में नहीं जी सकता, इमोशन में नहीं जी सकता कि नहीं भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ भोजपुरी बोलती है। एक बात क्लियर कर दूँ, इसमें एक बात बोलिए कि मैं एक ही मोहब्बत में नहीं जी सकता। एक ही मोहब्बत में नहीं जी सकता। हाँ, आए इश्क मेरी न तेरे साथ निभेगी, जानिसार अख्तर का एक शेर है इस पे कि ये हो नहीं सकता कि मैं किसी एक को चाहूँ, इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। तो उसमें सिर्फ भोजपुरी से मोहब्बत करके पेट को पाला नहीं जा सकता मुंबई में, और न माता पिता को न परिवार को संभाला जा सकता है। तो मैं हिंदी की तरफ पहुंचा। हिंदी में जाने में टाइम लगता है, बट मैं 5 डायरेक्टरों के साथ, सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप और सुभाष कपूर, नीरज पांडे, पांचों के लिए मैंने हिंदी गाने लिखे। पहला गाना अनुभव सिन्हा के साथ मनोज बाजपेयी ने रैप किया है, बम्बई में काबा। अरे वाह, मेरे 10 साल स्ट्रगल के बाद वो गाना आया, और जब मैं वो गाना लिखा और वो आया और मैं दूसरी जगह बुलावा आया गाना लिखने का, तो उन्होंने पूछा कि आपका चार्ज क्या है। इससे पहले मुझे 10,000 5,000 ही मिलते थे, तो मैं डरते हुए 1 लाख बोला। तो सामने वाला प्रोड्यूसर जो है अनुपम श्रीवास्तव, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बड़ी पोस्ट पे हैं, उन्हीं को सुनाना था, वो कुछ बोले नहीं। मैंने कहा कहीं बुरा तो नहीं लग गया 1 लाख मांगने ज़्यादा का। पैसे तो नहीं मांगे। हाँ, बट जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर आया तो उसमें 3 लाख लिखा हुआ था। वाह, ग्रेट। तो ये मेरी जर्नी रही। मोहब्बत भोजपुरी से बहुत है, मैं खूब लिखना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, सच में ये मुझे पता है। और दुनिया तो कहती है, प्यार करती है, लेकिन मुझे खुद पता है कि मैं हिंदी में आज मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। 2016 में जहाँ विशाल वर्मा से मेरी मुलाकात हुई, 2016 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड डायरीज़, बहुत छोटी फिल्म थी, और उसमें मैंने 4 गाने लिखे थे, चारों मेरे ही थे। और वो जो गाना पपन ने गाया है, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, उस गाने को BBC लंदन और द ललन टॉप ने टॉप 10 गीतकारों में मुझे शामिल किया। शानदार। गुलजार साहब, जावेद अख्तर, इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, सबके साथ। तभी भी मेरी बड़ी पहचान नहीं बनी। राइटरों ने जाना कि अरे ये कौन है जो ऐसा लिखा है, और उसी दरमियान इनसे मुलाकात हुई, पता चला ये भोजपुरी में करते। मैंने कहा कि यार मैं हिंदी लिखने लगा, लेकिन मेरी माँ जो है, मेरी माँ को हिंदी नहीं आती, और माँ सिर्फ भोजपुरी देखती हैं, भोजपुरी फिल्में देखती हैं, भोजपुरी गाने सुनती है। उन्हें पता चला है कि मैं निरहुआ के फिल्म के लिए लिखा हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, पूछ रहे हैं कि कब आएगा टीवी पे, कब दिखेगा। तो मेरे मन में था कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो मुझसे कराए तो मैं करने को तैयार हूँ। और मैं इनके साथ लगभग 4 फिल्में या 3 तो 4 कर लिए। 4 फिल्मों में मैंने गाने लिख लिए, और मैं मुसलसल आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जस्ट अनुराग कश्यप के लिए उनकी फिल्म जो आ रही है निशांची आ रही है। अभी एक्सीडेंट से पहले मेरा ये भी इतिहास में रिकॉर्ड रहे कि मेरा जिस दिन अनुराग कश्यप को गाना सुना के आए और उसके दूसरे दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था।
हाँ, वो निशांची का वो गाना लॉक किया, अरिजीत सिंह ने उसे गाया है। मैं कोकिलाबेन में भर्ती रहा लंबे समय तक और अब मैं ठीक हो गया हूँ, स्पाइनल कार्ड फ्रैक्चर हो गया था। तो अब मैं कर रहा हूँ और विशाल वर्मा के साथ ये है कि चूँकि ये हिंदी फ़िल्मों से आए हैं और इनकी जो संगत रही है, वो संगत भोजपुरी वाली रही नहीं है। नहीं तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं ढूँढते और मेरे पास मीरा रोड से लोखंड वाला आके बैठ के बातें करना पसंद इतना नहीं करता। कोई भोजपुरी वाला नहीं आता और ना वो टॉपिक पे बातें करता। जो अमृता कहीं और समर ने कहा, उसमें क्या है कि ये बहुत खूबसूरत लोग हैं। हमार नाम बा कन्हैया के जो पूरे लोग हैं, इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म हर जगह नहीं मिलेगा। पैसे लेने में दिक्कत होगी, काम करने में दिक्कत होगी। मैं तो बोलता हूँ कि जो भी मेरा हिंदी का जो बजट है, उसका मुझे आधा भी मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन लोग अच्छे हों ताकि मैं अपनी बात रखूं तो लोग कहें कि चाहे मैंने बम्बई में काबा लिखा, अनुभव सिन्हा के लिए भीड़ का गाना किया, खुनवा पसीना सहरिया में ये भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा की ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। तो हम हिंदी में भी गए तो ये माटी लेके गए, बलिया की मिट्टी लेके गए। महारानी सीजन 2, 3, 4 तीनों के गाने मैंने लिखे हैं सुभाष कपूर के साथ। नीरज पांडे के साथ अगर आपने सुना होगा खाकी द बिहार चैप्टर, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमारा बिहार में, ये हाँ ये काफ़ी वायरल हुआ था कि बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमारा बिहार में। और अभी जस्ट उसके बाद नेटफ्लिक्स की वो सीरीज है जो खाकी द बंगाल चैप्टर आई है, तो प्रेम कहानी यारो देखी देवदास की पारो देखी, लिखता हूँ तो सबसे पहले इनको ही सुनाता हूँ। तो प्रेम कहानी यारो देखी देवदास की पारो देखी, जर्दा पान का पत्ता देखा अजब गजब कलकत्ता देखा, किस्सा है गुरुदेव के करली बाल का, एक और रंग भी देखिए बंगाल का। तो खाकी द बंगाल चैप्टर के लिए लिखा। और एक और फिल्म थी सुधीर मिश्रा की दासदेव। दासदेव में एक मैंने गाना लिखा था, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। ये इंस्टाग्राम पे मिलियंस में रील्स बने इस पे और बड़े देश के कोने कोने से लड़के लड़कियां यंगस्टर जो है आके मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने लगे। मुझे पता नहीं कि यार ये कम से कम हो गए होंगे 10 बरस, 2016 की फिल्म थी। मतलब 9 बरस बाद नई जनरेशन को पकड़ा और अभी सब कोई कश्मीर से लड़का आ रहा है, कोई कहीं से। इवन कल मेरा जो सोफ़ा बनाने वाला था तो वो किताबें देखा, बोला इतनी किताबें सर आप पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ यार मैं गाने लिखता हूँ। फिल्म में क्या लिखा है सर? तो वो बताए कि सर मैं रोज़ सुनता हूँ इसको और मेरा सबसे फेवरेट गाना है। तो मतलब हिंदी और भोजपुरी मैं चाहता हूँ कि इन तमाम दोनों भाषाओं में, जिसमें कि जिस मिट्टी से मैं आया हूँ, और हिंदी साहित्य में मैंने पीएचडी किया है, उर्दू में भी मैंने फैज़ और फ़िराक की गज़लों का तकाबली मुताला किया है और ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर रखा था। मैं चाहता था कि हर लिटरेचर से मैं पढ़ूं और उससे कुछ लेकर के नई चीज़ें आऊँ। मैं नहीं चाहता था कि भोजपुरी में भोजपुरी टाइप की बात करूँ। मैं नहीं चाहता था कि जो औरत के जिस्म और उसके शरीर को लेकर के उसी की सेक्सुअलिटी में जो भोजपुरी का राइटर और उसके गीतकार सब घिरे हुए हैं, उसको तोड़ के निकालना ज़रूरी है। और ये इस तरह के लोग होंगे साथ में तो हम उस मकाम को हासिल करेंगे। और जिसमें मुकेश गिरी हैं, विशाल वर्मा हैं, इस तरह के लोग जब सामने आएंगे और जिस तरह से अपना काम दे रहे हैं कि अभी सब पूछ रहे हैं कि यार निरहुआ खातिर भी लिखे लगल का, तो हम कहें कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। ये आप लोग जब फिल्म देखोगे तो समझ में आएगा कि ये किस तरह से आदमी एकदम पूरे भोजपुरी के उस पैटर्न को तोड़ रहा है। तो धीरे धीरे जब चीज़ें आएंगी तो खुद ही इसके ऊपर जो लांछन लगे हुए हैं भोजपुरी का, देखिए लांछन यूं ही नहीं लगते हैं, ज़रूर उसमें कोई बात होती है, कोई दिक्कत होती है, तो जिस्म पे ही टिके रहना गीतकार का
अच्छे अच्छे गीतकार, मुझे बहुत कोफ्त होती है इस बात को लेकर के कि तुम्हें यूपी बिहार में कितनी समस्याएं हैं, कितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे फिल्म बने, उन मुद्दों पे गाने बने, ये ज़रूरी है। तो बुझा था कि हम ढेर बोल दिए नहीं। तो अभी भी जब आप करियर के इस मुकाम पे हैं कि सारे बड़े मेकर्स के साथ आपके गाने हैं जी, लोग आज आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, जी। अभी भी लगता है कि सरकारी नौकरी ठीक रहती? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो मतलब एक गाना, जितना सरकारी नौकरी में सैलरी 2.5-3 लाख, अभी मेरी सैलरी अगर होती तो 2.5 लाख होती। मैं तो भाई एक गाने से मिल रहा है, तो मैं सारे बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरा बजट भी अच्छा मिल रहा है। तो 3-4 लाख तो बहुत इजी है, मतलब उससे ज़्यादा कमाना। और शोहरत अलग है, सम्मान अलग है, और जो अपनी प्यास थी बचपन की वो मुकम्मल हो रही है। घर वाले थोड़े नाराज़ हुए कि इतनी गरीबी में पढ़ाई किए और सब कुछ किया, और बॉम्बे मैंने 10 साल स्ट्रगल किया। 11वें बरस में बम्बई में काबा लिखने को मिला, तो मेरा लंबा स्ट्रगल रहा, और उसमें मैं टूट सकता था, मैं भाग सकता था। बट मेरे दोस्तों का मुझे अब बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि मुझे जेएनयू के दोस्तों ने 20 लाख तक भेजे मुझे स्ट्रगल पीरियड में इन 10 सालों में, ताकि मैं यहाँ सर्वाइव करता रहूँ। दोस्तों को भरोसा था कि मैं ज़रूर निकलूँगा। और आज सारे दोस्त अपने ट्विटर पे और जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो लिखते हैं कि हमें प्राउड है कि हम डॉक्टर सागर के क्लासमेट, तो वो प्राउड करते हैं। हाँ, अगर वो सारे लोग सुन रहे हैं तो मेरा नंबर भी ले सकते हैं आप लोग। और आप तो मिल भी चुके हैं, आप तो मिल भी चुके हैं जो वहाँ पे हैं ऑफिसर, तो उन्होंने मुझसे शिकायत की कि अरे यार डायरेक्टर से क्यों मिलाते हो, साथ में हीरोइन भी तो आनी चाहिए। हम जब इस बार शूट पे जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई हीरोइन साथ में लेके जाओ। बहुत शानदार, आप बहुत शानदार बातें की आपने डॉक्टर साहब। एक सवाल मुझे मुकेश भाई से लेना था। हाँ, मुकेश भाई, ये फिल्म आपने बनाई बेसिकली ऐसे दौर में बनाई जब भोजपुरी सिनेमा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, और ये सच है, बहुत सारे लोग इसे नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। भोजपुरी सिनेमा में थिएटर्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं, मल्टीप्लेक्स में फिल्में चलती नहीं, या पता नहीं क्यों रिलीज नहीं होती हैं, ऑडियंस देखने नहीं जाती। ऐसे दौर में एक जब फिल्में ज्यादातर टीवी पर सिमट गई हैं, ना सिर्फ आपने एक बड़ी फिल्म बनाई बल्कि आप इसे थिएटर में रिलीज भी करने जा रहे हैं 4 तारीख को, तो ये लगता है कि भाई ये फायदे नुकसान की गणित में बात बैठती है, या उसके परे कोई चीज है आपके लिए? सर देखिए, जब भी हम लोगों ने सोचा, जब मैं ये इंडस्ट्री में नहीं था, कोविड में बैठे बैठे थोड़ा दिमाग चला कि क्या करें, तो लगा कि ऐसा एंटरटेनमेंट जो है वो बंद नहीं होगा, मेरा बिजनेस कुछ और है। तो मैं इवेंट इंडस्ट्री से हूँ, तो मिलता जुलता है बिजनेस है, बट मैं हिंदी मतलब अवार्ड शोज वगैरह बहुत सारे किए, तो हम इसमें रिलेट हुए। तो फिर हमने थोड़ा एंट्री मारा, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने राइटिंग के लिए पैसे लिए और राइटिंग नहीं की। अच्छा, ऐसे भी लोग मिले। हमने कहते ना कि ठोकर लगेगी, बचपन में सीखा था कि जब ठोकर लगेगी तब सीखोगे, तो वो ठोकर दिया 2-3 लोगों ने मिल के हमें बहुत अच्छे से दिया, तो हमने सीखा। फिर सीखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि विशाल जी से मुलाकात हो गई कोविड के बाद। नहीं, कोविड से पहले हम लोग मिले थे, एक मीटिंग हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग स्टॉप हो गए, कोविड आ गया तो फिर स्टॉप ही हो गए सब लोग। फिर कि उसके बाद जब हम मिले तो हमने प्लान किया, तो हमारा प्लान था फर्स्ट मूवी दिनेश जी को लेके करने का। दिनेश जी काफ़ी बिजी चल रहे थे, यश के साथ एक फिल्म करी दिल लागल दुपट्टा वाली से, जिसके सुजीत डायरेक्टर हैं, सुजीत वर्मा, वो किया हमने। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला दिनेश जी का, तो चलते चलते में हमने जस्ट मैरिड की, वो की हमने परवेश के और नीलम के साथ, तब जाके दिनेश जी पकड़ में आए। वो पिक्चर जब ख़त्म की हमने, तब तक स्टोरी भी हमारी ऑलमोस्ट लॉक हो गई थी, और लॉक होने के बाद फिर हमने ये फिल्म करी। तो हमने जो फिल्में बनाई है, आप देखेंगे उसके ट्रेलर भी, तो आपको वल्गरिटी कहीं नज़र नहीं आएगी, वो ओछापन नहीं दिखेगा जो भोजपुरी में दिखता है, जिसके लिए बनना है। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी माँ बाप और मेरी फैमिली भी मेरे साथ वो फिल्म देखे, तो हमने उस हिसाब से ये फिल्में बनाई है। 2 फिल्में ऑलरेडी आ गई हैं, ट्रेलर थिएटर भी रिलीज़ किया, तीसरी ये आ गई, ये ट्रेलर आपने देखी होगी। तो ये तीनों फिल्मों में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म का स्टोरी क्या था कि हम लोग सब ने सोचा था कि हम लोग स्टार्टिंग से कि कुछ अच्छा बनाएंगे,
कुछ अलग बनाएंगे, हमेशा से यही मोटिव था सबका। तो अच्छा बनाने के चक्कर में हमने ये बनाया कि थोड़ा और अच्छा बने और कुछ अलग बने, तो इसलिए हमने लिंक से हट के फिल्म की स्टोरी भी रखी है। वो ठाकुर साहब वाली नहीं है, इसमें है कि हाँ बैंक में चोरी होगी तो पकड़े जाएंगे। तो हमारे इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो काफी अच्छे हैं, यूपी पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। आपकी सेवा में तत्पर है जी। और प्रेस रिपोर्टर को तो जानते हैं सवाल कितने पूछते हैं लोग, तो इन्होंने भी अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब तो भाई इनके गाने तो मैं काबा सुन के मैं भाग के इनके पास गया था मिलने के लिए। पूछिए तो फोन किया आप हैं क्या उधर, तो मैं आके इनको मिला मुबारकबाद देने के लिए। तो अच्छा है, विशाल सर के थ्रू ही मिला था इनसे, बट अच्छा काम किया। तो यही हमारी स्टोरी हमने फिल्म की है, कंप्लीट की। अब लोगों को अच्छा लगे, हम चाह रहे कि मैक्सिमम जगह पे रिलीज हो जाए, मैक्सिमम ज़्यादा ही चाह रहे, बट हो क्या रहे कि हिंदी फिल्म में भी 2-3 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, तो हमारे मिल नहीं रहे थिएटर्स, मिल रहे, हम ट्राई कर रहे हैं अभी भी, स्टिल सर्चिंग। शायद मंडे या ट्यूसडे हम लोग अनाउंस कर देंगे कितने थिएटर में हो रही है, बट 4th को रिलीज हो रही फिल्म। अच्छा, फॉर श्योर है। बिल्कुल। एक सवाल मुझे विशाल जी से है, जरा माइक पास कीजिए। इन्होंने कहा कि भाई कितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं ये हम आपको 1-2 दिनों में बता पाएंगे। और इसी दिन मैंने आज ही देखा, जब मैं स्कूल कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई चिंटू पांडे की एक फिल्म ओम भी इसी दिन रिलीज हो रही है 4 तारीख को। पता नहीं आपको पता है या नहीं, 4 तारीख को रिलीज हो रही है। तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्रीन्स बढ़ जाएंगी दोनों फिल्मों में। ऑब्वियसली बात है, उन्हें भी स्क्रीन्स मिलेंगे। कंपटीशन कभी स्क्रीन से नहीं होता सर, ये एक गलत धारणा है। मेरे को जो लगता है कंपटीशन किसी, आप 10 पिक्चर लगा दो, जो पिक्चर होगी वही चलेगी, जो पिक्चर अच्छी होगी ना वही चलेगी, वो मेरी हो या चिंटू की हो, किसी की भी हो। और कम ज़्यादा से भी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मैं भोजपुरी का इतिहास पकड़ूं तो भोजपुरी जो ससुराल लगी थी वो 10 प्रिंट से लगी थी, 5 बिहार में, 4 यूपी में, फिर उसके प्रिंट बढ़ते बढ़ते 72 हो गए थे। तो अगर पिक्चर अच्छी होगी, पब्लिक आती है, पब्लिक बैठी है पिक्चर देखने के लिए, हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे सही से बात। हम लोग कहीं ना कहीं थक जाते हैं एक समय के बाद। मैंने आपको थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिनेमा एक प्रोसेस है, इसमें लगना पड़ेगा, हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही उनको सुनाया है, कहीं ना कहीं हमने उनकी कहते हैं आशाओं पे पानी फेरा, जो हमने कहावत में मुहावरा होती है, हमने वही किया है। अब हमको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई हम लोग वापस आए हैं, हमको देखो, हम आपके वही बच्चे हैं जो शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, हमें पहचानिए। हमको वो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्क्रीन से कोई मतलब नहीं। कैसे जगाएंगे? यही है कि हम पिक्चर उस तरह से बना पाएँ, प्रचार प्रसार हम लोग थोड़ा ठीक से कर पाएँ कि ताकि उन तक बात समझ आए कि हाँ कोई पिक्चर लगी है। अभी पहले क्या होता था, अभी हम लोगों ने एक फिल्म किया था, तो मैं नागपुर में बड़ा अच्छा मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। वहाँ जब मैंने पोस्टर पब्लिसिटी पूरे शहर में कर दी, फिर मैं एक दिन खुद गाड़ी में घूम रहा था कि पोस्टर कहाँ कहाँ लगे हैं, तो मैं खुद ही नहीं देख पाया पोस्टर। राइट। क्योंकि ट्रैफिक में पहले के ज़माने होता था, इतना ट्रैफिक नहीं होता था, कार नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, तब आपकी नज़र दीवारों पर पड़ती रहती थी। अब आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपकी नज़र दीवारों पर जाती ही नहीं है, तो सारे पोस्टर छुप गए। तो अब वो पोस्टर काम करता नहीं है। वो हमारी गलतफहमी है कि पोस्टर काम करेगा। हमको बड़ी होर्डिंग बनानी पड़ेंगी, या हमको कुछ ऐसे सेंटर पकड़ने पड़े जहाँ पर पब्लिक का दिमाग जाता है, जहाँ करता है, वो चलते फिरते अब पोस्टर दीवारों पर नहीं देखते, पब्लिसिटी के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे लोगों ने पहले किया था कि भाई पहले ठेला घुमाते थे, तो उन लोगों ने शायद सोचा कि गाँव में बॉपू करवाएंगे, वो बुलवाएंगे, अनाउंस करवाएंगे कि आपकी पिक्चर आ रही है। हमको भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, नए नए तरीके निकाले। अब आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम लोग इस पर डाल के बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने लोगों ने देखा, लेकिन वो ऑडियंस में से सिर्फ 10% 20% लोग हैं जो पिक्चर देखेंगे, शायद और भी कम शायद। हम लोग आपस में सोचते कि हमारे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं ये, लेकिन उसका रेशियो अगर आप देखोगे बहुत कम है। वो लोग जाने वाले नहीं, वो सिर्फ क्रिटिक्स हैं। वो अच्छा बुरा, वो दिनेश को फॉलो करते हैं, डॉक्टर साहब को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, हीरोइन को करते हैं, समर को करते हैं, मुकेश को करते हैं। तो वो सिर्फ मुकेश ने पोस्ट डाली, ओके लाइक, हम खुश हैं इतने लोगों ने देख लिया। उसको अगर आप पूछोगे, वो पोस्टर डालेगा, पूछते सर ये पिक्चर शूटिंग कब चालू हो रही है। तो हमारे पास ऑडियंस वो है, तो हम उनको सबसे मेन बात है कि हम उनको कम्युनिकेट कर पाएँ कि हम पिक्चर बनाएं और पिक्चर ही आ रही है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं पोस्टर डालता हूं पिक्चर का, हम लोग कई बार डिस्कस भी किए हैं, लोग मुझे फोन करते हैं सर शूटिंग कब स्टार्ट होगी। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि पोस्टर लग गया, इसका मतलब पिक्चर कंप्लीट हो गई है, पता नहीं चल पा रहा। हाँ, इस तरह के हमारे ऑडियंस है। तो हमको उनको समझाना है, वो हमको समझने के लिए नहीं बैठे हैं। हमको उनको बताना कि बेटा आप लोग काबिल हो, आप लोग आओ, तो ये पोस्टर बनता है तो इसका मतलब पिक्चर बनने के बाद बनता है। रिसेंटली ऑनलाइन आए थे तो एक बंदे ने सवाल पूछ लिया था कि
क्या था कि पिक्चर का नाम क्या है? नाम क्या है? हम लोग लाइव आए हैं और बोल रहे हैं हम लोग कि ये हमारा नाम कन्हैया का हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका सवाल ये था, तो हम लोग हंस भी रहे थे कि आपको नाम नहीं पता। तो ऐसे ऑडियंस है हमारी। तो है वो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, बाजार में जाएंगे तो हर तरह की सब्जी मिलेगी, हर तरह की दाल मिलेगी, आपको डिसाइड करना है तुअर खानी है कि मूंग की दाल खानी है। अच्छा मुकेश जी, आपके हाथ में माइक है, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ जी कि अभी हाल फिलहाल में ना जो भी फिल्में रिलीज हुई है, हालांकि मैं इसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना मेकर से शिकायत करते हैं कि भैया हमारी फिल्म में जो स्टार्स हैं वो वक्त नहीं देते फिल्म के प्रमोशन में, वो हिस्सा नहीं करते, शायद हमारे यहाँ का एग्रीमेंट ऐसा नहीं बनता कि जिसमें प्रमोशन इंक्लूडेड हो। दिनेश भाई के बारे में क्या ऐसा, दिनेश भाई समय दे रहे हैं प्रमोशंस में? सर मैं इसको ये शिकायत है, मैं दिनेश जी ने फुल सपोर्ट किया है और उन्होंने क्लियर मेंशन किया आपको जितने दिन चाहिए आप मेरे लो। हमने वो प्लान भी किया और हम हर शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमने यूपी में 2-3 जगह और बिहार में 4-5 जगह पे हम लोगों ने लोकेट किया है कि इन सारे बड़े सेंटर जहाँ पे पब्लिक प्यार देती है हमारी फिल्मों को, वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ पिक्चर देखेंगे और कुछ चीट चैट भी करेंगे, बातें करेंगे हम लोग उनसे। सेकंड क्या रहा, जो प्रमोट नहीं करते हैं या एग्रीमेंट में डील नहीं होता, देखिए हर फिल्म को प्रमोट किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो या नहीं। तो ये प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि फिल्म प्रमोट करनी है या नहीं करनी है, सिर्फ रिलीज करके छोड़ देनी है या सब्सिडी से काम चला देनी है। तो हमने सोचा है कि हमने इतने पैसे लगा दिए तो 5-7 लाख रुपए और सही फिल्म को प्रमोट करते, पब्लिक को एटलीस्ट बोले तो कि भाई आ जाओ हमारे पास, एटलीस्ट देख लो। हम तो कोशिश करेंगे कि भाई एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री ले लो यार, मगर आके थिएटर में देख लो। वाह, नहीं तो ये प्लानिंग है कॉन्सेप्ट सर, रहेगा जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी, तो जैसे अभी हमने इतने दिन का प्लान किया है, अगर हमारे को अच्छी चीज़ें मिली, आगे अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम दिनेश से बात करेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे कि दोबारा हम जा पाए, वर्कआउट करें, लोग इस लायक तो मिलेगा तो हिम्मत हाँ, बढ़ेगी। तो वो मेन बात वही है, हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, हमको भी अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि वो हमको कबूल कर सके कि हाँ इन लोग की ज़रूरत है, तो ये सारा वर्कआउट तो करना पड़ेगा। और दिनेश भाई टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए आगे शूटिंग छोड़ के चलते रहो। आइए दिनेश भाई टाइम देते हैं कि नहीं देते? देखिए दिनेश भाई अभी आ रहे, लेकर आ रहे।